Hello, my dear students. Welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि मैंने आपका ये जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेसेस बायो का ये चैप्टर है क्लास 10th का सीबीएसई का, तो वो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द 4 लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, और साथ साथ कुछ उनमें रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस इस चैप्टर के रह गए वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछला वीडियो भी मेरा क्वेश्चन आंसर के बेस पे था और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोस ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स। तो आज का वीडियो भी मेरा क्वेश्चन आंसर पे है। ये मैंने क्वेश्चंस टू सेव द टाइम यहाँ पे पहले से ही लिख के रखे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम जसवीर कौर दूर फ्रॉम दूर एकेडमी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। एज वी नो दैट इन आवर बॉडी वी हैव स्पेशल सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हम उसको कहते हैं, जिसमें मेनली वी स्टडी अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और हार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कि कैसे हार्ट सर्कुलेट करता है प्योर ब्लड और कैसे उसके अंदर इम्प्योर ब्लड आता है, तो वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे आपने आंसर लिखना है कि वी हैव 2 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वो कंपोनेंट्स हैं हमारे बॉडी में 2 तरह का फ्लूइड फ्लो करता है, सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी डे एंड नाइट। वो है एक तो ब्लड, और ब्लड का स्पेशली रेड ब्लड सेल्स हमारे ट्रांसपोर्ट करता है, और वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और दूसरा सिस्टम हमारे जो कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, दैट इज़ लिम्फ, LYMPH, लिम्फ। तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। तो पहले मैं ब्लड का बताती हूँ कि ब्लड कौन सी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। एज वी नो दैट ब्लड itself has a number of components, red blood cells, white blood cells, platelets, as well as ये सारे particles जो cells हैं they are suspended in a liquid that is plasma। तो इसमें जो red blood cells है which is also known as erythrocytes, और ये जो red blood cells है इसके अंदर एक स्पेशल रेड पिगमेंट होता है एंड दैट पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, राइट। तो ये रेड ब्लड सेल्स किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? ये हीमोग्लोबिन इसके अंदर जो होता है रेड पिगमेंट, वो इट हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। So hemoglobin present in the blood has a great affinity, यानी कि attraction towards the oxygen. So whenever this hemoglobin comes in contact with oxygen, it reacts chemically with oxygen to form oxyhemoglobin, और जो red blood cells पूरे body में circulate होता है throughout day and night to reach up to each and every cell, तो वहाँ पर ये जाके ऑक्सीजन छोड़ देता है सेल्स में जाके, और इस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी इज रिलीज। तो नंबर 1 कंपोनेंट जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है ह्यूमन बीइंग में, दैट इज रेड ब्लड सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन जब पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है सो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है टू ईच एंड एवरी सेल। सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय हीमोग्लोबिन। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट है हमारा लिम्फ। लिम्फ क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। लिम्फ वाइट कलर का होता है, येलोइश वाइट कलर का, क्योंकि उसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, माइनस रेड ब्लड सेल्स। उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। तो ऑक्सीजन का तो ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं करता। तो किस चीज़ का करता है? वो करता है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स के हैं, एंड डाइजेस्टेड फैट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज डन बाय लिम्फ। तो नाउ दोबारा से मैं एक बार आपको रिपीट करती हूँ कि वी हैव 2 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी, रेड ब्लड सेल्स एंड लिम्फ। तो ये इसका आंसर है। दूसरा
दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव a separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and in birds. Birds और mammals में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। तो इनमें आप देखोगे, आपने अब ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड दैट इज प्योर ब्लड विद ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका सेपरेट सिस्टम होता है। ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेट फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स नहीं होता है। जो बहुत लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें मिक्स होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स टुगेदर और वो वैसे ही फ्लो होता है उनकी बॉडी में। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में लाइक मैमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, लाइक बर्ड्स हैं, तो वी हैव a separate system for oxygenated and deoxygenated blood. आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? Why in our body oxygenated blood is separate from the deoxygenated blood? तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है हमारी, तो वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होगा तो सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल। और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को बर्न करती है, ब्रेक डाउन करती है या ऑक्सीडाइज करती है और एनर्जी रिलीज होती है। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो वाटर में डिजॉल्व होके वो तो वैसे ही हमारे बॉडी से निकल जाती है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से बिल्कुल सेपरेट है, इसका क्या बेनिफिट है कि हमारे बॉडी में सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ईच एंड एवरी सेल। अगर मिक्स होता ये ब्लड, ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला ब्लड मिक्स होता तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता, हमारे सेल्स को इनफ क्वांटिटी ऑफ सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, एनर्जी कम बनती, एंड दैट इज नॉट दिस शुड नॉट हैपन इन आवर बॉडी। तो नेचुरल वे में देखो हमारे बॉडी में क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट अरेंजमेंट है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और बिल्कुल सेपरेट है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई जिससे होती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट कि थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन कैसे होता है? तो आपको मैं ये पहले बता दूं कि फैट्स जो है, फैट मॉलिक्यूल्स, दे आर लार्ज एंड हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं फैट का डाइजेशन जल्दी नहीं हो सकता। फैट को यानी कि घी, मक्खन है, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट। तभी आपने देखा है कि जब हम बहुत ज़्यादा घी, मक्खन वगैरह खाते हैं तो हमें हैवीनेस लगती है क्योंकि इसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। तो इसके लिए हमारे बॉडी में देखो स्पेशल अरेंजमेंट क्या है कि फैट मॉलिक्यूल्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं कि आपको जब हमने ये बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, तो उसमें बताया था कि आपके जो लिवर है उस लिवर प्रोड्यूसेस इट सिक्रीट्स बाइल जूस, लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है और ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और टाइम पे इट एंटर्स इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक काम तो ये बाइल जूस ये करता है बिकॉज इट हैज़ सम सॉल्ट्स इन इट, सो इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, क्योंकि फैट के डाइजेशन और इंटेस्टाइन में जितने भी फूड के डाइजेशन होते हैं दे टेक प्लेस इन द एल्कलाइन मीडियम। जैसा कि आपने देखा स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है दिस डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एल्कलाइन मीडियम। तो पहला जो बाइल जूस आपके लिवर से सीक्रेट हुआ, इट स्टोर्स इन द गॉल ब्लैडर, टाइम पे वो इंटेस्टाइन में आया, वो बाइल जूस हैज सम सॉल्ट्स इन इट। वो सॉल्ट्स के प्रेजेंस के कारण एक तो आपके फूड का जो मीडियम है इट बिकम्स एल्कलाइन, यानी कि बेसिक मीडियम हो जाता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम्स टू वर्क,
और दूसरा जो बाइल जूस का फंक्शन है कि जो फैट के कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको पार्शली इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उसको पार्शली यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स में जिनको हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं उसमें ब्रेक डाउन कर देता है ये जो आपका बाइल जूस है। तो अब फैट किस में कन्वर्ट हो गया? फर्स्ट स्टेप में इट हैज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स विच आर इजी टू डाइजेस्ट, राइट, इजी हो गया डाइजेशन के लिए, वो बिल्कुल रेडी है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है, एक सिक्रीशन आता है पैंक्रियास से, पैंक्रियाटिक जूस उसको बोलते हैं, और उसके अंदर एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज लाइपेज। दिस लाइपेज नाउ डाइजेस्ट सिंपलर एंड पार्शली स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स जिनको कहते हैं उनको डाइजेस्ट करता है लाइपेज। कैसे डाइजेस्ट करता है? इट ब्रेक्स डाउन फैट मॉलिक्यूल्स इनटू glycerol and fatty acids. These are the simplest and soluble form of fat. That is lipase का काम है कि वो फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक्स डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो दो स्टेप में फैट का हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में जो बाइल जूस है इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, और उससे में जो सॉल्ट्स हैं दे ब्रेक डाउन फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, और ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स के जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट डाइजेस्टेड बाय लाइपेज विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द पैंक्रियास। सो इस तरह से दो स्टेप में फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन बकल कैविटी। आपको मालूम है कि हमारे माउथ कैविटी या बकल कैविटी में सलाइवा होता है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दे प्रोड्यूस सेमी लिक्विड फ्लूइड एंड दैट इज नोन एज सलाइवा। तो सलाइवा का क्या फंक्शन है? पॉइंट्स में आप लिख दोगे कि दो पॉइंट्स हैं इसके, दो फंक्शंस हैं हमारे बकल कैविटी में। एक तो सिंपल सा फंक्शन है कि इट मेक्स द फूड मॉइस्ट। एज वी नो दैट मॉइस्ट और सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड इज इजी टू डाइजेस्ट। तो सलाइवा का जो फर्स्ट फंक्शन है वो तो यही है कि इट मेक्स द फूड मॉइस्ट, राइट। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से ये सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, दिस सलाइवा हैज़ एन एंजाइम ऑल्सो। इसमें एक एंजाइम भी होता है and that enzyme is known as salivary amylase. Salivary amylase जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है कि स्टार्च के मॉलिक्यूल्स विच आर ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, तो उसका पार्शियल डाइजेशन करता है। स्टार्च मॉलिक्यूल्स पार्शियली दे गेट डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी इन द प्रेजेंस ऑफ salivary amylase। तो स्टार्च का डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन कैसे करता है ये कि स्टार्च ब्रेक्स डाउन और गेट्स डाइजेस्टेड इन फॉर्म शुगर दैट इज माल्टोज। एक सिंपल सी शुगर बनती है दैट इज माल्टोज। आपने देखा होगा कि व्हेनेवर यू ईट स्टार्ची फूड लाइक आप कुछ रोटी, अगर फीकी भी रोटी खाते हो आप गेहूं की, या बिल्कुल बिना शुगर और बिना सॉल्ट वाले राइस आप च्यू करते हो थोड़े टाइम के लिए, तो यू फील स्वीट टेस्ट, आपको स्वीट टेस्ट थोड़े टाइम बाद आने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टार्च है, जब च्यू आप करते हो, उसको चबाते हो तो स्लोली एंड स्टेडीली उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम मिक्स होता है, स्टार्च डाइजेस्ट होता है पार्शियली, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली डाइजेस्ट होता है एंड फॉर्म्स अ शुगर दैट इज माल्टोज। तो वो शुगर जो माल्टोज नाम की शुगर बनती है उससे आपको स्वीट टेस्ट आने लग जाता है आफ्टर सम टाइम। So this is the function of your saliva. Number 1 makes the food moist, which becomes easy to digest, and number 2 salivary amylase saliva में होता है and that partially digest the starch into maltose sugar. So this is the answer. ये आप दो points आप लिख सकते हो उसके। So next question आपका है कि what
would be the consequences of deficiency of hemoglobin. अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, then what are the consequences? उसका क्या परिणाम होगा? तो उसका बहुत सीरियस उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है, और वो है कि बिफोर आंसरिंग दिस आंसर यू शुड नो द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको हीमोग्लोबिन का फंक्शन पता होना चाहिए, जो मैंने अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऊपर भी बताया था। हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन अवर रेड ब्लड सेल्स, और हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है टू अटैच विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करना एंड फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन है कि इट हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एकदम ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इट सप्लाइज, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ब्लड हमारा पूरे बॉडी के जितने भी हमारे सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल में दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन का फर्दर आगे क्या काम है? ऑक्सीजन जो है वो आपके ग्लूकोज विच इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड का ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी रिलीज होती है हीट एनर्जी के फॉर्म में। सम ऑफ द हीट वी ब्रीथ आउट, कुछ हीट हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज होती है, और कुछ हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी दैट इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल gets oxidized in the presence of oxygen to give 38 molecules of ATP यानी कि adenosine triphosphate which is a chemical energy, right? तो अब now come to the point, अब हम समरी बनाते हैं इस आंसर की कि what is the consequence of deficiency of hemoglobin in our body। तो deficiency का क्या consequences है कि ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है। Our cells will not get sufficient amount of oxygen to oxidize the glucose molecule to get energy। तो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है सेल्स में, और ऑक्सीजन की कमी होने से आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल नॉट गेट डाइजेस्टेड एंड विल नॉट प्रोड्यूस इनफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और हमारे बॉडी में अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि एनर्जी की कमी हो जाएगी। अब एनर्जी की कमी होने के फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? क्या सिम्टम्स है कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है और आपका एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही है? तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्रेथलेसनेस, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो ब्रेथलेसनेस होगी आपको। पेल येलो फेस है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट, जब वही घट रहा है तो आपके स्किन का कलर पेल येलो हो जाएगा। एंड एक्सट्रीम वीकनेस, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है आपके बॉडी में, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। वेट लॉस हो जाएगा, आपके बॉडी में लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, यानी कि भूख नहीं लगेगी। These are the symptoms of the deficiency of hemoglobin in the body, और ये सारे symptoms को मिला जुला के हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। एनीमिया is a result of deficiency of hemoglobin in the body। एनीमिया एक डिजीज़ है। डिजीज़ क्या है? एक डेफिशिएंसी है हमारे बॉडी की, एनीमिया उसको कहते हैं, और जिसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, और इसको हम रिकवर कर सकते हैं। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है। हमारे फूड में आयरन की क्वांटिटी इनफ होनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे हैव इनफ आयरन इन देम। तो वो आप अगर खाते रहेंगे, आपका न्यूट्रिशन ठीक है, तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। फिर भी हो जाती है तो हमको हमें ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर फिर भी कभी डेफिशिएंसी है देन डॉक्टर आपको कुछ कैप्सूल्स देगा, जिससे आपके हफ्ते 10 दिन में डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आप इसका इतना लंबा चौड़ा आपने नहीं लिखना है, आपने तो टू द पॉइंट आपका एनीमिया वर्ड आना चाहिए, एनीमिया के सिम्टम्स आने चाहिए इस आंसर में।
आपके डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन आपने लिखना है एंड अल्टीमेटली डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी। तो ये बस पॉइंट्स आपने लिखने हैं, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट आंसर इसका आपने लिखना है। क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं ताकि आपको उस आंसर का बैकग्राउंड भी पता हो, आप रट्टे में ना लगाएं और आपको थॉरो बिल्कुल उसको डेप्थ में आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डीपली आपने जाके उसको समझना है ताकि आप अपने ओन वर्ड्स में उसका आंसर ठीक से लिख सको और एक्सेलेंट आंसर आपका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। हमारे ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में से ट्वाइस यानी कि टू टाइम्स, 2 बार पास होता है। सो ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ये डबल सर्कुलेशन है। अब इसके बारे में हम सिर्फ इतने आंसर से ही आपका काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा और भी इसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और वो क्या है एक्सप्लेनेशन कि हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन यानी कि 2 बार सर्कुलेशन होता है। एक सर्कुलेशन को तो हम यहाँ पे मैंने लिखा है पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड विद योर लंग्स। और दूसरा सर्कुलेशन है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि इम्प्योर ब्लड, पूरे बॉडी से ब्लड इम्प्योर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम कॉमनली इट इज नोन एज इम्प्योर ब्लड, हमारे राइट हैंड साइड पे यानी कि राइट ऑट्रियम में एंटर करता है। तो ब्लड पहली बार आ गया, दिस इज द फर्स्ट सर्कुलेशन कि फर्स्ट टाइम ब्लड आता है फ्रॉम द होल बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट ऑट्रियम में आता है, राइट ऑट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड आता है। इसका आंसर मैंने एक बार पहले भी बताया था, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। पल्मोनरी आर्टरी है तो आर्टरी बट इट कैरीज इम्प्योर ब्लड। फिर भी हम इसको आर्टरी क्यों कहते हैं, वेन क्यों नहीं कहते, क्योंकि इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज वाई ये है तो आर्टरी पर इसमें होता है इम्प्योर ब्लड। एंड दिस इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो इम्प्योर ब्लड है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट एंटर्स इनटू योर लंग्स। लंग्स में आपको मालूम है कि वहाँ पर वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, तो वहाँ पे ऑक्सीजन है, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन है और एल्वियोलाई से ये जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स में ही छोड़ देता है। इट लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड देयर ओनली एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट दिस ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। यही ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, गेट प्यूरिफाइड और प्यूरिफाइड होता है और वापस से दोबारा से घूम फिर के हमारे लंग्स में से होके प्यूरिफाइड होके हमारे हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड से एंटर करता है। तो दिस इज वन सर्कुलेशन। फर्स्ट सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन, इम्प्योर ब्लड को हार्ट कहाँ पे भेजता है, लंग्स में भेजता है कि भाई वहाँ जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो और ऑक्सीजन ले लो, राइट। तो ऑक्सीजन लेके बिकम्स प्यूरिफाइड, प्योर ब्लड बन जाता है वही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है वही, और फिर आता है लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट ऑट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया एंड दिस ब्लड गोज टू एओर्टा एंड सप्लाई द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी टू ईच एंड एवरी सेल। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट उसको पूरे बॉडी में एओर्टा के बाद एओर्टा के थ्रू सप्लाई करता है। एओर्टा की ब्रांचेस होती जाती हैं, आर्टरीज बनती हैं, फिर उसके बाद आर्टरीज की फिर ब्रांचेस होती हैं, अल्टीमेटली कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरीज की वॉल्स आर वेरी थिन, तो ये कैपिलरीज दे रीच अप टू ईच एंड एवरी सिंगल सेल और वहाँ पे जाके ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। सो नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम इस क्वेश्चन की समरी बनाते हैं कि व्हाट आर द क्या था आपका कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो 2 तरह का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में,
डबल सर्कुलेशन, नंबर 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन, नंबर 2 सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, देयर इट गेट्स प्यूरिफाइड टू बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन इट एंटर्स इनटू हार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और वहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऑट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से एओर्टा में होता हुआ वापस चला जाता है, हार्ट से दूर चला जाता है, और फिर ये पूरे हमारे बॉडी के एक एक सेल में सप्लाई होता है प्योर ब्लड। तो ये कॉन्स्टेंटली डे एंड नाइट ये सर्कुलेशन चलता रहता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड गोज अवे फ्रॉम द हार्ट टू टेक प्योर ब्लड, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में इम्प्योर ब्लड goes away from the heart to get purified in the lungs. So ये है दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि हमारे हार्ट में ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार पास होता है। पहले राइट हैंड साइड से आता है, लंग्स में जाता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से आता है प्यूरिफाइड होकर, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज कंपैरिजन ऑफ एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कंपेयर द एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये कंडीशन लगाई हुई है, आप जो मर्जी इसके पॉइंट्स नहीं लिख सकते हो, आपको कंडीशन लगाई है क्वेश्चन में। एनसीईआरटी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंसेस लिखने हैं, यानी कि कंपेयर करना है एल्वियोलाई को एंड नेफ्रॉन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो दोनों को आप कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों के पहले स्ट्रक्चर के बेस पे इनको कंपेयर करते हैं। तो एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ हैविंग अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जितने भी आपके ट्रैकिया है, ट्रैक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और उनके जो डेड एंड्स होते हैं वो स्वोलन होते हैं, थोड़ा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दे आर नोन एज एल्वियोलाई। क्या इनका खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका ये है कि ये इनकी वॉल्स बिकम सो थिन, इतनी पतली हो जाती हैं एल्वियोलाई बनने से वॉल्स कि इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। और एल्वियोलाई के सरफेस के ऊपर देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो लंग्स में आ जाती है, एल्वियोलाई में आती है, लंग्स में आ जाती है, एंड वी ब्रीथ इट आउट। एंड जो एल्वियोलाई में हम ब्रीथ इन करते हैं एयर, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो ऑक्सीजन ब्लड में एंटर कर जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का कि दे आर बैलून लाइक, इतने ये एक बिल्कुल ही बैलून की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के बेस पे नेफ्रॉन एंड एल्वियोलाई को डिफ्रेंशिएट करना है। तो एल्वियोलाई दे आर balloon like, they have balloon like structure having very thin wall, and दूसरा जो आपका नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर है, लास्ट मेरे वीडियो में मैंने आपको नेफ्रॉन की फंक्शनिंग बताई थी। तो जो नेफ्रॉन है उसका है स्ट्रक्चर कप लाइक स्ट्रक्चर विद अ लॉन्ग ट्यूब्यूल। एक कप की तरह का स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इस तरह से कप की तरह का, और एक लॉन्ग इसकी ट्यूब्यूल है, और इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। आपको पता है बोमेंस कैप्सूल है ये, और ये है इसकी ट्यूब्यूल, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था, और इसमें एक आर्टरी आती है इम्प्योर ब्लड लेके और प्यूरिफाई होके निकल जाती है। तो पहला जो स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंस है एल्वियोलाई एंड नेफ्रॉन में, वो ये है कि एल्वियोलाई ये बैलून टाइप इस तरह का होता है, बैलून टाइप होता है ये, एंड आपका जो नेफ्रॉन है वो किडनी के अंदर होता है, एल्वियोलाई लंग्स में होते हैं। लंग्स दे हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ these structures, alveoli, balloon-like structures. Lungs are not empty; they are full of millions and millions of these alveoli. और आपका जो नेफ्रॉन है किडनी का एक यूनिट है, और किडनीज दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज इक्वल टू बोमेन कैप्सूल प्लस ट्यूब्यूल, ये मिल करके एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो नॉन एज ट्यूब्यूल
ये है इसका टिब्यूल जो नीचे जाके ऊपर आता है, और ये है कप लाइक स्ट्रक्चर इज बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होती है, ट्यूब्यूल होता है इसमें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और ये है बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर विच इज बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूब्स, जो ये इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और दूसरा इनके फंक्शन के बेस पे भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सेकंड पॉइंट है फंक्शन। अब इसका क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। विच गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में एंटर करती है एंड वी ब्रीथ इट आउट। और नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है? टू रिमूव, इट इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम क्या देखते हैं, इसलिए मैंने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन होता है, किस चीज़ का एक्सक्रीशन होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट का। जो हमारे बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और भी डाइजेशन में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, और वो है लाइक यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है। दीज आर द नाइट्रोजिनस वेस्ट, दे आर प्रोड्यूस एंड लॉट्स ऑफ वाटर ऑल्सो, एक्सेसिव वाटर ऑल्सो। और यूरिन फॉर्मेशन होती है किडनी के अंदर, और वो किडनी जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो ये नेफ्रॉन के थ्रू होती है। तो उसको एक्सक्रीट करता है, रिमूव करता है, विच इज़ वेरी पॉइजनस, इट शुड नॉट रिमेन इन द बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उसको रिमूव करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। तो समरी अब क्या बनी स्ट्रक्चर के बेस पे? एल्वियोलाई इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैविंग वेरी थिन वॉल, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया टू एक्सचेंज मोर एंड मोर गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है। और आपका जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर है कप लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप्ड स्ट्रक्चर विद अ लॉन्ग ट्यूब्यूल। ये स्ट्रक्चर के बेस पे हो गया डिफरेंस। और आपके नेफ्रॉन और एल्वियोलाई के फंक्शन के बेस पे अलग अलग दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में अलग अलग पूछा है। तो फंक्शन के बेस पे आपने कैसे इसको डिस्क्राइब करना है डिफरेंस, कि जो आपके इसका एल्वियोलाई का फंक्शन है ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसकी वॉल्स आर सो थिन, सरफेस एरिया इतना लार्ज ये बढ़ा कर देता है कि मोर एंड इट बिकम्स वेरी एफिशिएंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन इसमें से ब्लड में एंटर कर जाती है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में आके और बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये तो इसका फंक्शन है, दैट इज ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। और दूसरा जो फंक्शन है नेफ्रॉन का, रिमूवल ऑफ या एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होते हैं, और वो काम करता है हमारा नेफ्रॉन एक्सक्रीशन, जिससे यूरिन फॉर्मेशन होती है। सो ये 7 क्वेश्चन के आंसर मैंने, ये सारे क्वेश्चन NCERT के हैं, और थोड़े से क्वेश्चन अभी थोड़े और बचे हैं। एक वीडियो और मैं बना के और ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर NCERT के ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का तो देयर इज नो एंड, तो वो तो चलते ही रहेंगे साथ के साथ। तो ये बायो का एक काफ़ी बड़ा चैप्टर था, जिसमें 4 लाइफ प्रोसेसेस थे, एक तरह से 4 चैप्टर्स थे इसी एक चैप्टर के अंदर, और उसके सारे क्वेश्चन आंसर और पूरा चैप्टर की सारी वीडियोस मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। तो प्लीज़ आप इन सारी वीडियोस को यू शुड वॉच देम टिल द एंड, और इफ़ यू लाइक देम प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और एक आपको मैं और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यहाँ पे, कि एक नहीं 2 इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं टाइम पे आपको नोट्स भी पब्लिश करूँगी। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स भी मैं आपके मेरे वीडियो पे चैनल पे मैं आपको पब्लिश करूँगी, और PDF उनका बना के मैं, और बिकॉज आई एम राइटिंग अ बुक ऑल्सो, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो की 10th क्लास की अभी मैं एक बुक लिख रही हूँ। तो साथ के साथ जो जो चैप्टर मेरे कंप्लीट होते जाएंगे व्हाइल राइटिंग अ बुक, मैं उनको आपके लिए पब्लिश करती जाऊँगी इन द फॉर्म ऑफ PDF। और इसके अलावा दूसरा आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि नाउ फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग, आपके हाफ ईयरली ख़त्म हो जाएंगे, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग सम लाइव ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। तो जहाँ से भी कोई भी अगर स्टूडेंट मेरी क्लासेस को अटेंड करना चाहता है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मेरे चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। तो अक्टूबर में जैसे ही आपके हाफ ईयरली ख़त्म होंगे, एकदम से आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा फाइनल एग्जामिनेशन का, क्योंकि आधा सिलेबस ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं,
और अब हमने फाइनल की तैयारी करनी है। बोर्ड का पैटर्न क्या है, 39 क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। और जो मैं आपको ये अपने नोट्स जो भेजूँगी PDF बना के, उसमें मैंने एक चैप्टर का रिव्यू लिखा है पहले, और उसके बाद आपके NCERT के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन किए हैं, टू द पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। फिर उसके बाद हमने जितना भी जो आपके NCERT ने लेटेस्ट जो पैटर्न का जो रिलीज़ किया है, आपका 10th का बोर्ड का पेपर साइंस का 39 क्वेश्चंस, और वो किस टाइप के हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, वो सारा मैंने एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन पेपर भी इस तरह से एक सैम्पल टेस्ट पेपर भी बनाया, और मैंने सारे उसके आंसर्स भी लिखे हैं। यानी कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो उसका पहले चैप्टर का रिव्यू सारा लिखा है शॉर्ट में, NCERT के क्वेश्चन सारे उसके एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद इसी चैप्टर का यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ही मैंने 39 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, जो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। उसमें 39 क्वेश्चंस हैं हर टाइप के, जैसा भी बोर्ड ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन और जितने जितने मार्क्स के, वो आपको मिलेगा, प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो। और ये सारे मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये मैंने 2 इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी थी, प्लस हम अक्टूबर ऑनवर्ड्स लाइव क्लासेस आपकी ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन आप उसका मेरे वीडियोस के थ्रू ही करा सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। ये 7 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और आगे भी इसी तरह से मैं वीडियोस रिलीज़ करती रहूँगी आपके लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी अब करूँगी, क्योंकि आपके टाइम घटता जा रहा है सेशन ख़त्म होने के लिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।